हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपीटीजे में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सीटैट पेपर 2 मैथ्स के जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से आप लोगों के टॉप 50 यहाँ पे क्वेश्चन लेके आई हूँ। आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ 50 ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ जो कि आप लोगों के प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार यहाँ पे रिपीट हुए हैं और साथ ही साथ आपके एक फाइनल रिवीजन करने में ये जो वीडियो है आपको हेल्प करेगी। तो चलिए आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन हम शुरू करते हैं और इस सेशन के अंदर मैं आप लोगों के साथ मैथ्स पेपर 2 के क्वेश्चन यहाँ पे टारगेट करूंगी और इसी तरीके से यहाँ पे साइंस पेपर 2 के मैंने आप लोगों के साथ 100 क्वेश्चन के जो आपका सेशन है वो आप लोगों के साथ शेयर किया था, जो कि आप लोगों के द्वारा बहुत पसंद भी किया गया है। जिन भी कैंडिडेट ने वो सेशन नहीं देखा, आप लोगों को प्लेलिस्ट में यहाँ पे सीटैट मैराथन करके प्लेलिस्ट मिलेगी और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इस प्लेलिस्ट के लिंक डाल दी है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे जो कि मैथ्स पेपर 2 पे यहाँ पे बेस्ड है। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट सेशन हम शुरू करते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारी एप्लीकेशन या फिर टेलीग्राम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट यहाँ पे पिन के फॉर्म में मिल जाएगा, जिसमें आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगी। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट सेशन हम शुरू करते हैं। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बंच यहाँ पे डिस्कस करूंगी जो कि सीटैट पेपर 2 मैथ्स के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने है वो एक ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज से रिलेटेड है। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि एक त्रिभुज है जिसकी भुजाओं की लंबाई यानी कि जो इसके साइड की जो लेंथ आपको दे रखी है वो कितने दे रखी है, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, यानी कि 12, 13 और 15 सेंटीमीटर इसकी भुजाओं की लंबाई यहाँ पे दिखा रखी है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको ये जो त्रिभुज है इसका यहाँ पे जो शीर्ष लंब है वो आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे आपको एल्टीट्यूड जो इसका होता है यानी कि हाइट ऑफ ट्राइंगल आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए अगर मुझे हाइट कैलकुलेट करना है तो इसका आपका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला तो आपको नहीं मिलेगा, बट अगर मेरे पास यहाँ पे क्षेत्रफल यानी कि एरिया आ गया तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो देखिए यहाँ से मेरी कुछ बात बन सकती है, बट दिक्कत यह है कि हाइट तो निकालना है ही, बट साथ ही साथ एरिया भी नहीं पता। तो देखिए अगर मैं किसी फॉर्मूले से एरिया निकाल लूँ तो एरिया का जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे लगा के मैं हाइट को यहाँ पे कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब भी आपको यहाँ पे साइड्स दे दी जाएं तो साइड्स की मदद से हम हेरॉन्स फॉर्मूला लगाते हैं और हेरॉन्स फॉर्मूला से आप एरिया यानी कि क्षेत्रफल जो है कैलकुलेट कर सकते हो। तो एरिया जो आपका हेरॉन्स फॉर्मूला से निकलता है वे इस फॉर्मूले से निकलता है एस माइनस ए, इसके बाद यहाँ पे होता है एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब इसमें ये जो एस है ये कैसे कैलकुलेट करते हैं ये अभी हम देखेंगे। और साथ ही साथ ये जो आपका ए बी सी होता है ये आपका साइड्स ऑफ ट्राइंगल होता है, यानी कि जो त्रिभुज है इसकी भुजाओं की लंबाई आपकी ए बी सी होगी, यानी कि 12, 13 और 5 हम लेंगे। तो देखिए एस यहाँ पे मैं कैसे निकालूंगी, एस निकालने के लिए मैं जो साइड्स ऑफ ट्राइंगल है यानी कि 12, 13 और 5 को मैं जोड़ूंगी और इसे 2 से भाग करना होता है, ये इसका सूत्र है। तो देखिए अगर मैं इसे 2 से भाग करती हूँ तो आपको इतना पता होगा इन सभी को जोड़कर यहाँ पे आएगा 30, और 30 में से अगर मैं यहाँ पे 30 को 2 से भाग करूँ तो कितना आ जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा 15। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, एस की वैल्यू आ गई मेरी 15। तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे लगा सकती हूँ, एस की जगह मैंने 15 लगा दिया। इसके बाद एस माइनस ए करना है, तो ए कितना है, ए है 12। तो देखिए 15 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसके बाद 15 में से बी कितना है, 13 है, 13 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 15 में से 5 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो देखिए कुछ बेसिक कैलकुलेशन तो आपको यहाँ पे देखनी होगी। इन सभी नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 यहाँ पे आ जाएगा, और 900 जो होता है वो किसका स्क्वायर रूट होता है, वे 30 का स्क्वायर रूट होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एरिया जो है ये कैलकुलेट कर लिया। तो देखिए एरिया कैलकुलेट कर लिया तो आपका जो फॉर्मूला यहाँ पे बनता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट, और बेस इस ट्राइंगल का कितना है, ये आपका है 13। तो देखिए यहाँ पे एरिया कितना निकाला था आपने, 30 निकाला, हाफ तो हाफ रहेगा, बेस की जगह मैं 13 यहाँ पे लिख सकती हूँ, और हाइट आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है।
तो यहाँ पर जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो एक चीज़ गौर करिएगा, जो नीचे लिखा होता है, जैसे 2 नीचे लिखा है तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 13 यहाँ पे नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन में 13 जो है इसका बेस दे रखा है, पर पहले ऑप्शन में दे रखा, तो वो तो हो नहीं सकता। इसके अलावा जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 60 और इस नीचे आ जाएगा 13। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में बदलिएगा, मतलब जैसे हम भाग करके इसे आप कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा 48/13 आ जाएगा, जो कि आपको कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, जो कि हमें यहाँ पे तीसरा ऑप्शन मिल रहा है। तो देखिए इस लेवल के क्वेश्चन आपके पेपर 2 में पूछे गए हैं और आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करके पेपर में जाना है। आई होप ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था ये आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब देखिए ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से संबंधित, त्रिभुज की जो यहाँ पे इसके गुण होते हैं, इससे संबंधित एक क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन है अगर आप इस क्वेश्चन को समझ जाए। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि एक जो आपका त्रिभुज है ये तैयार किया गया और जो इसकी भुजाएं हैं, जो इसके साइड्स हैं, ये आपके किस तरीके से है, 2p-1 सेंटीमीटर, इसके अलावा 2p+2 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर ये दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि p की जो वैल्यू है, p का जो एक तरीके से मान है ये कितना होगा, ताकि आपका ये जो त्रिभुज है इसकी रचना हो जाए, इसका कंस्ट्रक्शन हो जाए। तो देखिए यहाँ पर भी आपको साइड्स ऑफ ट्राइंगल दे रखी है। तो देखिए आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे पता होना चाहिए कि ट्राइंगल के साइड्स को आपका किस तरीके से, इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे बना रखा है कि ट्राइंगल के दो साइड को अगर आप जोड़ें तो उनका सम हमेशा तीसरे साइड से बड़ा होता है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों के साथ मैराथन क्लास में भी शेयर किया था कि ट्राइंगल के दो साइड का सम हमेशा तीसरे साइड से बड़ा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इस हिसाब से ट्राइंगल की दो साइड जो ये दे रखी हैं, इनको अगर मैं जोड़ दूं तो ये क्या आएगा, 2p, इसके बाद दे रखा -1, फिर दे रखा है 2p+2, यानी कि इन दोनों का अगर हम सम करें तो ये आपका ये जो 13 हमें क्वेश्चन में दे रखा है, 13 जो क्वेश्चन में दे रखा है, इससे बड़ा होना चाहिए। कहने का तो यही मतलब है। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 2p और 2p कितना हो जाएगा आपका 4p, और यहाँ पे है -1+2, -1+2 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा अगर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये ग्रेटर देन 13 है। तो देखिए ये जो 4p है इसे आप यहीं पे रहने दीजिए, ये जो +1 है उधर जाके -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। तो p का मान कितना आ जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। तो यानी कि p की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 3 होनी चाहिए। p की जो वैल्यू है वो 3 से बड़ी होनी चाहिए, और 3 से बड़ा हमें कहाँ पे बता रखा है, ये आपको पहले ऑप्शन में बता रखा है कि p जो है आपका यहाँ पे 3 से अधिक होना चाहिए, ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब देखिए मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिसमें हम लोगों को क्या बोल रखा है कि जो आपकी ट्राइंगल है, जो आपकी त्रिभुज है, इसमें 3 कोणों का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है, 3:5:4। अब इसमें बोल रखा है कि ग्रेटेस्ट एंगल जो होगा x का, हम इनमें से क्या लेंगे, और इसके बाद आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 4x + p। अब आप सीधा कहेंगे कि ये 4 के हिसाब से निकाल दो और काम बन जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा, आपको ग्रेटेस्ट एंगल निकालना होगा। कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले तो आप इसे रेशियो में से हम इसे x के फॉर्म में लिखेंगे, तो x की वैल्यू आप निकाल लीजिए। यहाँ पे 3x + 4x + 5x क्या हो जाएगा, आपको पता है कि ट्राइंगल के तीनों साइड का योग कितना होता है, 180 होता है। इन तीनों को जोड़ेंगे तो 4 3 हो जाएगा 8, और 8 में अगर हम यहाँ पे 12 ये 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12x जो है आपका 180 के बराबर आ जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा आपका 15। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ x लेना है। ग्रेटेस्ट एंगल किससे बन रहा है, सबसे पहले ये देखिए, इस क्वेश्चन में यही ट्विस्ट है। हम सीधा सीधा x की वैल्यू 15 लेके इसको यहाँ पे सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे बड़ा कोण आपको उसकी वैल्यू लेनी है। तो इस हिसाब से यहाँ पे हम 3x 5x और 4x को हम इस तरीके से लिख देते हैं। तो 3x अगर हम निकालते हैं तो 3 × 15 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45, और अगर मैं 5x निकालूं तो 5 × 15 कितना हो जाएगा, 75,
और यहाँ पर 4 इंटू एक्स अगर मैं निकालूँ तो 4 इंटू 15 कितना हो जाएगा 60। तो देखिए यहाँ पे आपको ग्रेटेस्ट एंगल लेना था, यानी कि सबसे अधिक कोण लेना था। इस हिसाब से आपको जो वैल्यू यहाँ पे एक्स की लेनी है वो आपको 75 लेनी है। तो इस हिसाब से यहाँ पे 4x + 9 अगर मैं सॉल्व करूँगी तो 4 इंटू 75 और +9 अगर मैं यहाँ पे करती हूँ तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा, इनको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 300 और 300 में 9 जोड़ेंगे तो 309, जो कि आपको कहाँ मिल रहा है, जो कि हमें सेकेंड ऑप्शन में यहाँ पे मिल रहा है। आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब देखिए मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। ये जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रही हूँ ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और देखिए कहीं ना कहीं लास्ट मोमेंट में हम लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसीलिए मैं करवा रही हूँ। और सिर्फ ट्राइंगल के ही नहीं, हम बाकी टॉपिक्स के भी आगे आगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को ट्राइंगल दे रखा है ABC, त्रिभुज दे रखा है ABC, जिसमें AB कितना है 12 सेंटीमीटर, BC कितना है 15 सेंटीमीटर, और इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा। तो देखिए ट्राइंगल के दो साइड आपको दे रखे हैं और पूछ रखा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो AB और BC हमें दे रखा है, तो AC की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ये आपको निकालना है। कहीं ना कहीं AC के बारे में ही संबंध हमसे पूछ रखा है। तो अगर आपको ट्राइंगल की दो साइड दे रखी है तो ये कॉन्सेप्ट है, जो तीसरी साइड होगी वो या तो इन दोनों साइड के सम के बीच में होगी या इन दोनों के डिफरेंस के बीच में होगी। कहने का मतलब क्या है कि ट्राइंगल की जो तीसरी साइड होती है उसका रेंज आपका दोनों साइड के डिफरेंस और दोनों साइड के सम के बीच में होना चाहिए, यानी कि 3 सेंटीमीटर और साथ ही साथ यहाँ पर 27 सेंटीमीटर के बीच में जो वैल्यू होगी ये आपकी AC की वैल्यू होगी। इस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पहला ऑप्शन। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। जब हम ट्राइंगल चैप्टर की बात करें तो ट्राइंगल चैप्टर में कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, जो कि आपको अच्छे से प्रैक्टिस भी करने हैं। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ इस क्वेश्चन को डिस्कस करती हूँ और उम्मीद करूंगी कि यहाँ तक का सेशन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब ये जो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन पूछ रखा है। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर मैं ध्यान दूँ तो दो आपको ट्राइंगल दे रखी हैं और इन ट्राइंगल की आपको जो साइड है इस तरीके से आपको इक्वल दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को मैं बिना यहाँ पे पेन पेपर के भी सॉल्व कर सकती हूँ ऑप्शन देख के। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन देखूँ तो यहाँ पे बोल रखा है जो DE है वो आपका AB के बराबर है, तो DE AB के बराबर दे रखा है तो ये सही है। इसके अलावा ये जो EF है, EF क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसके बराबर है, AC के, पर EF इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका किसके बराबर है, BC के, तो ये आपका इक्वल नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं सेकेंड ऑप्शन में देखूँ तो यहाँ पे आपको ये जो क्या दे रखा है, ये जो आपका यहाँ पे DE दे रखा है या फिर ED दे रखा है, ये आपका BA के बराबर है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी, तो ये चीज़ सही है। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं EF को देखूँ तो EF आपका AC के बराबर है, यही आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तो ये भी सही है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए लास्ट में आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, ये जो FD है या फिर DF है, ये आपका किसके बराबर है, ये आपका BC या फिर CB के बराबर है। तो ये तीनों पैटर्न आपके, ये जो तीनों गिवन चीज़ें हैं, ये आपको यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन में मिल रहा है। इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट ऑप्शन में देखूँ तो नेक्स्ट ऑप्शन में आपको यहाँ पे दिखेगा कि DE जो है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यहाँ पे इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग CA के बराबर है, जबकि DE जो है वो AB के बराबर होना चाहिए, तो ये भी यहाँ पे गलत है और पहला ऑप्शन भी गलत है। और लास्ट ऑप्शन में क्या बोल रखा है, लास्ट ऑप्शन में आपको यहाँ पे बोल रखा है कि जो DE है वो आपका BC के बराबर है, जबकि DE किसके बराबर है, AB के बराबर, तो आपका ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है जितनी साइड्स हैं वो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इक्वल होनी चाहिए, जो कि हमें कहाँ पे मिल रही है, जो कि हमें यहाँ पे किस में मिल रही है, यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में मिल रही है, जिसमें मैं एक बार और क्लियर करती हूँ कि DE आपका किसके बराबर दिखा रखा है, इसमें DE आपका यहाँ पे किसके बराबर दिखा रखा है, BA के बराबर दिखा रखा है, जो कि किससे मैच कर रहा है, DE BA या फिर AB, आप इस तरीके से मैच कर सकते हो। EF जो है इस ऑप्शन में किसके बराबर है, EF मेरा किसके बराबर है, यहाँ पे AC के बराबर है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर गिवन चीज़ों में भी आपको EF जो है AC के बराबर यहाँ पे दिखा रखा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो FD जो है यहाँ पे इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे
यहाँ सी बी के बराबर है और एफ डी जो है सी बी के बराबर आपको तीसरा ऑप्शन में दे रखा है। इस हिसाब से तीनों चीज़ें यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सेकेंड ऑप्शन। आई होप ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा देखिए, अब मैं आपके साथ यहाँ पे कुछ क्वेश्चन फ्रैक्शन के डिस्कस करना चाहूँगी जो कि ईजी हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोल रखा है, आपको ये निकालना है कि अगर आप इसका रेसिप्रोकल करें तो कितना आएगा। तो पहले देखिए, इसको आप एक बार अच्छे तरीके से सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद हम आराम से रेसिप्रोकल करते हैं। तो ये आपको मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है और आगे भी आपको ये नॉर्मल फ्रैक्शन में दे रखा है। तो देखिए, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर से आपको प्लस करना होता है। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो 2 3 ज़ा क्या हो जाएगा 6, 6 में एक प्लस करेंगे 7/3 यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे मैं 7/3 लिख सकती हूँ। और जैसा कि हमें पता है कि फ्रैक्शन वाली चीज़ आपकी मल्टीप्लाई नहीं होती, डिवाइड नहीं होती, तो इसे मल्टीप्लाई में चेंज करना पड़ता है। तो इसे हम उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 7 5 ज़ा क्या होता है 35 और 3 3 ज़ा क्या होता है 9। पर ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन का आंसर ये मत लगाइएगा। इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर आया उसको रेसिप्रोकल भी करना है। तो इसको अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगी तो क्या आ जाएगा 9/35, जो कि आपको कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, जो कि हम लोगों को यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में मिल रहा है। अब हम लोगों को यहाँ पे फ्रैक्शन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, जिसमें बोल रखा है कि अगर हम यहाँ पर इन दोनों को डिवाइड कर दें तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो देखिए, यहाँ पर अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो इसको भी सबसे पहले आपको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में यहाँ पे बदलना होगा और उसके बाद आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। कहानी वही है, सेम चीज़ें आपको पूछ रखी है। 2 3 ज़ा 6, 6 + 1 कितना हो जाएगा 7 और बाई 3 आ जाएगा। फ्रैक्शन में डिवाइड नहीं हो सकता तो मल्टीप्लाई आप करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 5/2 और इन्हें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको रेसिप्रोकल भी नहीं करना। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आई हूँ। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा है कि आपको सम ऑफ फ्रैक्शन निकालना है, यानी कि इन दोनों फ्रैक्शन को आपको जोड़ना है। तो बेसिकली थोड़ा सा आपको चीज़ें यहाँ पे टफ करने के लिए या फिर टाइम यहाँ पे कंज्यूम करने के लिए मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, जिसको आप पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में निकालिए। और जैसे कि आपको पता है कि 8 4 ज़ा 32 होता है। 32 में 3 प्लस करेंगे तो 35/8 यहाँ पे आ जाएगा और 35/8 को आपको 5/16 से यहाँ पे प्लस करना है। डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 16। और आपको पता है 16 8 की टेबल में कितने बार में आता है 2 बार में। तो 2 × 35 हम यहाँ पे करेंगे और साथ ही साथ 16 की टेबल में 16 1 बार में आता है तो 1 × 5। इसको आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 70 + 5 और नीचे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। इसे आप यहाँ पे सॉल्व करें 75/16 यहाँ पे आएगा। अब देखिए, ये आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा, इसको आपको मिक्स फ्रैक्शन में यहाँ पे कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 11/16, जो कि अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को सेकेंड ऑप्शन में मिल रहा है। इस क्वेश्चन का सेकेंड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब चलिए हम आगे के कॉन्सेप्ट को जरा डिस्कस करें। अब देखिए, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, इसके अंदर हमसे पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो हमारी प्राकृत संख्या होती है इनके बारे में सत्य नहीं दे रखे। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट ट्रू अबाउट नेचुरल नंबर। तो देखिए, नेचुरल नंबर या फिर प्राकृत संख्या वो संख्या होती है जो कि 1 से शुरू होती है और ये आपका अनंत तक यानी कि इन्फिनिटी तक आपकी चलती रहती है। तो देखिए, यहाँ पे पहला जो आपका स्टेटमेंट दे रखा है वो बोल रखा है कि एवरी प्राइम नंबर इज एन ऑड नंबर, यानी कि हर अभाज्य संख्या आपकी विषम संख्या होती है। अब देखिए, यहाँ पे अगर अभाज्य संख्या की मैं बात करूं यानी कि प्राइम नंबर की बात करूं तो प्राइम नंबर कौन सा नंबर होते हैं, तो आप कहेंगे जो कि या तो 1 के टेबल से जाते हैं तो या तो वो खुद के टेबल से जाते हैं। जैसे कि आपके हो गए 2 3 5 7, ये ऐसे नंबर हैं जो कि आपके या तो खुद की टेबल से जाएंगे या तो ये अपने एक की टेबल से जाते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि प्रत्येक
अभाज्य संख्या एक विषम संख्या है, यानी कि एवरी प्राइम नंबर इज एन ऑड नंबर, जबकि 2 जो है एक आपकी सम संख्या होती है, एक इवन नंबर होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर ये कथन तो हो जाता है गलत। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत दे रखा है। इसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे है कि ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर। तो देखिए सभी आपकी जो सम संख्या है वो कंपोजिट नंबर होती है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो कंपोजिट नंबर क्या होंगे, जो आपके भाज्य संख्या होंगी, जो आपके खुद की टेबल में और एक की टेबल के अलावा भी किसी और नंबर से जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे अगर एग्जाम्पल देखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 8। 8 क्या है, 8 ये खुद की टेबल से जाएगा, एक की टेबल से जाएगा, 2 की टेबल से जाएगा, 4 की टेबल से जाएगा। तो ये क्या है, ये एक इवन नंबर भी है। जबकि 9 की अगर मैं बात करूं तो देखिए 9 भी एक भाज्य संख्या है, एक कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि ये एक की टेबल से जाएगा, ये खुद की टेबल से जाएगा, ये 3 की टेबल से जाएगा। और ये क्या है, ये एक विषम संख्या है, एक सम संख्या नहीं है। जबकि यहाँ पे क्या बोल रखा है कि एवरी प्राइम नंबर आर कंपोजिट नंबर, यानी कि सभी सम संख्या अभाज्य संख्या है, ऐसा नहीं है। कुछ आपके विषम संख्याएं भी होती है। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है। तो आपको 2 स्टेटमेंट तो मिल गई जो कि आपको गलत हैं। और तीसरा स्टेटमेंट हमें दे रखा है कि द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर, यानी कि 2 आपके जो प्राइम नंबर होंगी, जो 2 आपके यहाँ पे अभाज्य संख्या होंगी, उनका योग हमेशा क्या होगा, उनका योग हमेशा हम लोगों को यहाँ पे बता रखा है कि इनका योग अगर हम निकालते हैं तो ये इवन नंबर निकलेगा। तो देखिए 2 अभाज्य संख्या अगर मैं देखती हूँ तो यहाँ पर एक तो होता है 2, एक होता है 3। ये दोनों के दोनों आपकी कैसे अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि ये या तो खुद की टेबल से जाएंगी या एक की टेबल से जाएंगी। अगर मैं इनका योग करती हूँ तो इनका योग कितना आएगा, 5, जो कि आपका एक इवन नंबर तो नहीं है, एक सम संख्या तो नहीं है, ये एक विषम संख्या है। इस हिसाब से ये स्टेटमेंट, ये कथन भी यहाँ पे हो गया गलत। अब देखिए यहाँ पे आप यहीं से अपने ऑप्शन में कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, ऑल ए बी सी डी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओनली वाले तो ऑप्शन यहाँ पे कट जाएंगे। बट लास्ट ऑप्शन को भी आप एग्जामिन करें, लास्ट ऑप्शन को भी अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे बोल रखा है कि किसी भी इवन नंबर को अगर हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 2 से तो उनका जो क्वोशिएंट है वो हमेशा ऑड आएगा। ऑड आएगा जरूरी नहीं है, ये इवन भी आ सकता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे आपको थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जिसमें लिखा है सभी ए बी सी डी, ये सभी आपकी कथन जो है यहाँ पे जो आपके प्राकृत संख्या जो नेचुरल नंबर होते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे गलत दे रखे हैं। इसके अलावा देखिए अगर मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पे दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिविजिबल बाय 11, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है 11 से विभाज्य नहीं है। तो 11 की डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। तो देखिए नंबर आपको कुछ इस तरीके से दिए होते हैं ए बी सी डी ई एफ। तो आप इस तरीके का पैटर्न एक बनाते हैं और इनका पैटर्न इस तरीके से बनाने के बाद यहाँ पे जैसे इस तरीके से मैंने ये पैटर्न बनाया तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ए सी और ई का आप जोड़ा यहाँ पे ले लेंगे। जैसे मान लीजिए एक्स आ गया और यहाँ पे जो आपके पास बी डी और एफ का जोड़ा अगर मान लीजिए वाई आ गया। तो होता क्या है कि अगर x में से मैं y को माइनस कर दूं या y में से x को माइनस कर दूं तो इनका जो डिफरेंस है, इनका जो आपका अंतर है, या तो वो क्या होना चाहिए, या तो वो सीधा आपका 0 होना चाहिए या तो वो 11 से डिवाइड होना चाहिए। तब जाके आपका ये जो क्वेश्चन में संख्या दी जाती है वो आपके 11 से डिविजिबल मानी जाती है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया ये आपको याद होना चाहिए। इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है इनमें से कौन सा विभाज्य नहीं होगा। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो पहले वाले क्वेश्चन में इस तरीके से आपका पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पे अगर आप जोड़े बनाते हैं तो एक जोड़ा आपका बन जाएगा 6, एक जोड़ा योग में, यानी कि कैसे ये आपका किस तरीके से आ गया, जैसे कि ये नंबर आपको दे रखा है तो आपने ये जोड़े बनाए तो 2 2 4 5 6 आ गया। यहाँ पर भी 2 2 4 5 6, तो 6 में से 6 माइनस किया तो 0 आया। मैंने कहा था अगर अंतर 0 भी आता है तो भी विभाज्य होगा, बट आपको ऐसा नंबर देखना है जो डिविजिबल नहीं हो, तो ये तो नहीं होगा।
इसके अलावा अगले में भी आपका ये जोड़े आपके माइनस कैंसिल होके 0 आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अगले वाले क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो देखिए अगले वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर ये जो नंबर दे रखा है तीसरा ऑप्शन में, यहाँ पर इस तरीके से एक नंबर दे रखा है, इसको हम यहाँ पे उतार लेते हैं। तो जोड़ा बनेगा इस तरीके से यहाँ, और ये जोड़ा बनेगा आपका इस तरीके से। तो देखिए पहला जोड़ा आपका बना 1 1 1 और 1 का, और दूसरा जोड़ा आपका बना यहाँ पर किसका 0 1 और फिर 0 और फिर 3 का। तो देखिए ऊपर का जोड़ा भी आपका कितने का बना 4 का, नीचे का भी 4 का, और 4 में अंतर कितना होता है 0 का होता है। तो ये नंबर भी आपका 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो लास्ट वाले को अगर आप चेक करते हैं, लास्ट वाले को जरा चेक करके देखते हैं। जैसे कि मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया, इसको अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ तो देखिए यहाँ पर अगर मैं जोड़े बनाती हूँ तो पहला जोड़ा बन जाएगा 1 0 1 और 1 का, और दूसरा जोड़ा कितने का बनेगा 0 1 0 3 का। तो देखिए पहला जोड़ा जो आ गया उसमें इनका योग कितना आ गया, ये आ गया 3 और ये नीचे आ गया 4। तो देखिए 4 में से 3 माइनस करूँगी तो 1 आएगा। 1 जो है आपका ना 0 है ना 11 से जाता है, तो इस क्वेश्चन का यही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपको ऐसा ऑप्शन देखना था जो कि 11 से डिविजिबल ना हो। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस प्रश्न में हमें बोल रखा है कि 5 डिजिट की एक संख्या है जो कि ये दे रखी है, जिसमें आपको x और y यहाँ पे गायब करके दे रखे हैं, और बोल रखा है कि ये जो संख्या है ये आपकी 24 से विभाज्य होती है। तो देखिए 24 का अगर मैं फैक्टर बनाऊं तो 24 आपके किससे आपके मल्टीप्लाई होते हैं, 8 और 3 को मल्टीप्लाई करके होते हैं। यानी कि ये नंबर अगर 24 से विभाज्य होता है तो ये 8 से भी डिविजिबल होगा और ये 3 से भी डिविजिबल होगा। और 8 की डिविजिबिलिटी का नियम क्या है कि लास्ट के किसी भी नंबर के लास्ट के जो 3 डिजिट होंगे वो आपका 8 से भाज्य होते हैं। और 3 की विभाज्यता का नियम क्या है कि सम ऑफ डिजिट जो होगा वो आपका 3 से आपका विभाज्य होना चाहिए। तो ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर मैं यहाँ पे जैसे कि 24 को मैंने गुणनखंड किया, इसका फैक्टर बना दिया, तो 8 और 3 यहाँ पे आया। 8 के डिविजिबिलिटी का रूल अगर मैं इस नंबर पे लगाऊं तो इस हिसाब से लास्ट के 3 नंबर मतलब 3 4 और y आपका 8 से भाग होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि ये 24 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूंगी तो ये 4 बार में कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो मैंने 32 लिखा, और 2 और y। अब देखिए y का मैं मान क्या लगाऊं कि ये पूरे तरीके से कट जाए, तो आप कहेंगे y की जगह आप 4 लगा दीजिए, तो क्या बन जाएगा 24। 24 जो है 8 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाता है। तो मुझे इतना पता चल गया कि y कितना आ जाएगा, y यहाँ पे आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब अगर मेरे पास y जो आ गया 4 आया, तो आगे मैं यहाँ पे क्या करूँगी। अब देखिए 24 का अगर मैंने गुणनखंड किया था तो ये 8 और 3 दोनों से जाता है। 8 की विभाज्यता का नियम हमने लगा दिया, जिसकी हेल्प से मुझे y का मान निकल गया। अब मैं 3 की डिविजिबिलिटी का रूल अगर लगाऊंगी सम ऑफ डिजिट, तो x निकल आएगा। जैसे सम ऑफ डिजिट क्या होता है, मतलब इन सबको प्लस करना है। 9 + x + 3 + 4, और y की जगह मैं क्या लगाऊं, 4 लगाऊं। तो देखिए इन सबको अगर मैं जोड़ दूं तो x को छोड़कर बाकी सभी संख्याओं को जोड़ने पे 20 आ जाएगा। 20 और आपको यहाँ पे लेना है x। अब देखिए ये आपके किससे डिविजिबल होने चाहिए, 3 से, क्योंकि 3 का नियम देख रहे हैं। तो देखिए x की जगह क्या मान लगाएं कि ये पूरी तरीके से 3 से विभाज्य हो। तो x की जगह एक तो हम लगा सकते हैं 1, और 1 लगा सकते हैं 7। क्यों? क्योंकि 1 लगाएंगे तो 21 बनेगा, 7 लगाएंगे तो 27 बनेगा, जो कि दोनों 3 से जाते हैं। पर आपको क्या करना है, आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, सबसे बड़ी वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पे आप 1 नहीं लोगे, आप लोगे 7 को। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू अगर निकालनी है तो सबसे बड़ा नंबर लेना होगा। तो x आपने कितना ले लिया, x आपने ले लिया यहाँ पे 7। तो यहाँ पे y कितना आ गया, y आ गया आपके पास 4, x आ गया आपके पास यहाँ पे 7। तो 7 और 4 को अगर मैं जोड़ती हूँ, यहाँ पे ऑप्शन में मिस्टेक है। यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 11, जो कि हमें पहले ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा, और मैं फिर से यहाँ पे कंफ्यूजन क्लियर करती हूँ। इस क्वेश्चन में ऑप्शन में ही मिस्टेक था, इसमें आपका फर्स्ट जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे कवर करती हूँ।
अब मैं आप लोगों के साथ जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ वो घातांक और घात के यहाँ पे क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे आपको इस तरीके से एक इक्वेशन दे दी जाती है और इसमें आपको पूछा जाता है कि इसमें x का मान आपको ज्ञात करना है, बट यहाँ पे बोल रखा है कि x का आपको रेसिप्रोकल ज्ञात करना है। तो देखिए नेगेटिव एक्सपोनेंट यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे कि -2 -3 इसकी पावर दे रखी है। अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट दिया होता है तो हम इसको उल्टा कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो आपको x निकालना है इसके लिए आप यहाँ पे 1/2 ना लेके यहाँ पे 2/1 लेंगे और इसकी पावर यहाँ पे लगा देंगे 2। जो नेगेटिव पावर थी वो पॉजिटिव हो गई, डिवाइड की जगह डिवाइड का साइन, और यहाँ पे आ जाएगा 3/2। इसको आपने उल्टा किया तो पावर क्या हो गई? पॉजिटिव। सबसे पहले तो आपको ये करना है। अब देखिए यहाँ पे आपको इतना पता है कि 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और डिवाइड की जगह आप मल्टीप्लाई लगा दीजिए, और मल्टीप्लाई लगाने के बाद आपको क्या करना है? आपको इसको उल्टा भी करना होता है। तो ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा, 3 है ये नीचे आ जाएगा, और 2 का अगर क्यूब करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8, और 3 का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब कितना आ जाएगा? 27। तो 8 और 27 हमने इस तरीके से लिखा। आप क्वेश्चन में अपने स्टेप्स को कितना कम कर सकते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। अब इन्हें अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 8, यहाँ पे 8 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें, 8 4 जा कितना होता है? 32, और आप 2 और 7 को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 27। बट ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, आपको इसका रेसिप्रोकल करना है। 27/32 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमें कौन सा ऑप्शन में दे रखा है? जो कि हमें पहले ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। इसके अलावा देखिए अगर मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँ, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है इसमें आपको एक इक्वेशन बना के आपको x का मान जो है ये ज्ञात करने को बोल रखा है, यानी कि वैल्यू ऑफ x आपको कैलकुलेट करने हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो आपको एक चीज़ इतना पता होगा कि इसको मैं इस तरीके से लिखूंगी, और यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते साथ एक चीज़ पता चल रही है, इन सब का बेस बराबर किया जा सकता है। बेस बराबर करने के लिए इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो देखिए यहाँ पे 4 और 49 दे रखा है। 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, और 49 जो होता है ये 7 का स्क्वायर होता है। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, और इनका स्क्वायर कितना है? इनका स्क्वायर है 6, और ये भी 2/7 यहाँ पे आ गया, और इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ। अब देखिए सबका बेस बराबर है, और एक चीज़ आप यहाँ पे करेंगे, बेस बराबर है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर को क्या कर सकते हैं? प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा -3, और ये जो 2 पावर है दोनों की, यानी कि ये जो 2 है और ये जो 2 है वो 6 के साथ मल्टीप्लाई हो गए, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम +12 करेंगे। +12 क्यों किया? आपको पता होगा अगर बेस सेम होते हैं और अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर को जोड़ दी जाती है। तो इस हिसाब से ये वाली चीज़ आपकी 2/7 और इसकी पावर 2m-1 के बराबर आ जाएगा। आपको इसे सॉल्व करना, और सॉल्व करते हुए आपको देखना है कि इन दोनों का बेस आ गया बराबर, तो इनकी पावर क्या हो जाएगी? आपस में बराबर। तो यहाँ पर मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ? यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 3, यहाँ पे -3 + 12, ये किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा 2m-1 के। तो इतना आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 9, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2m-1। अब 2m-1 में 2m को यहाँ पे रहने दीजिए, और ये जो -1 है उधर जाके +1 हो जाएगा। तो m का मान कितना आ जाएगा? m का मान इन्हें डिवाइड करके 5 आ जाएगा। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सेकंड ऑप्शन। आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब देखिए अगर मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिर से एक वैल्यू जो है ये आपको कैलकुलेट करनी है, और इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए फिर से आपको नेगेटिव पावर दे रखी है। यहाँ पे 1/3 की पावर आपको -2 दे रखी है, तो ये क्या बन जाएगा? 3/1। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट 3/1 का होल स्क्वायर इस तरीके से लिख सकती हूँ, और यहाँ पे 1/4 की जगह क्या बन जाएगा? 4/1 का आपका पावर 1 है तो 1 को आप 1 रहने दीजिए। इसकी भी पावर -2 दे रखी है। तो बेसिकली आपको 3 का स्क्वायर कितना होता है? आप कहेंगे 9 होता है। 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। 4 का यहाँ पे 4 की पावर 1 तो 4 ही रहेगा। इसकी भी पावर अभी -2 दे रखी है, तो इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। तो इन दोनों को माइनस करके कितना आया? 5 आया। तो इसको अगर आप यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये कितना बन जाएगा? 1/5
5/2, 5 की पावर 2। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे इसे सॉल्व करूँगी तो ये कितना आ जाएगा 1/25 यानी कि 1/25, जो कि आपको सेकेंड ऑप्शन में यहाँ पे मिल रहा है। अब इसके अलावा अगर मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो LCM HCF बेस्ड आ गया है, इसको भी जरा हम कवर करें। अब देखिए, अगर मैं आपके साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ तो इस क्वेश्चन में आपको LCM और HCF दोनों का ही यहाँ पे नॉलेज जो है होना चाहिए। बट LCM और HCF यहाँ पे ऐसे नंबर्स का निकालना है जिनकी पावर आपको दे रखी है। तो देखिए, LCM जो आपका निकलता है वो आप किस बेसिस पे निकालोगे। जब आप LCM निकालते हो तो आपने एक चीज़ नोट किया होगा, जो आपका आंसर यहाँ पर आता है वो एक लार्ज वैल्यू आती है। जब हम HCF डिवाइड वाले तरीके से निकालते हैं तो वो आपका सिंप्लीफाई होते होते एक स्मॉल वैल्यू आती है। तो अगर आपको इसका नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर पाएंगे। अब देखिए, जब मैं यहाँ पे LCM निकालूं इन नंबर्स का तो मुझे आपके सबसे बड़े नंबर लाने हैं। सबसे बड़ी वैल्यू लाने के लिए सबसे बड़ी पावर लेनी होगी। तो देखिए, इस नंबर पे अगर मैं यहाँ पे गौर करूं तो आपकी 2 की पावर मैक्सिमम कहाँ दे रखी है, 2 की पावर मैक्सिमम आपकी 5 दे रखी है। तो यहाँ पर मैं क्या लूंगी, 2 की पावर 5 जो है यहाँ पे ले लूंगी LCM निकालने के लिए। और इसके बाद 3 की पावर यहाँ मैक्सिमम कहाँ दे रखी है, 3 की पावर 3 जो है ये आपको मैक्सिमम दे रखी है। तो 3 की पावर 3 लेंगे और 5 की पावर मैक्सिमम आपको कहाँ दे रखी है, 5 की पावर मैक्सिमम आपको यहाँ पे दे रखी है आपकी 5 की पावर 3। तो देखिए, इस तरीके से आप ये नंबर्स यहाँ पे पिक करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे इसके अलावा हम जब HCF निकालेंगे, क्योंकि LCM और HCF को डिवाइड ही करना है लास्ट में, तो मैं इसी तरीके से यहाँ पे लिख देती हूँ। HCF में आपको सबसे छोटी वाली वैल्यू लेनी है। तो 2 की पावर सबसे छोटी क्या है, 2 की पावर सबसे छोटी है 3। इसके अलावा 3 की पावर सबसे छोटी कितनी है, 3 की पावर सबसे छोटी है 2। और 5 की पावर छोटी कितनी है, 5 की पावर छोटी है यहाँ पे 2। तो यहाँ पर अगर मैं इसे कैंसिल आउट करती हूँ तो 2 की पावर 2 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर 3 की पावर 1 और यहाँ पे 5 की पावर 1। तो देखिए, 2 2 जा होता है 4 और 3 और 5 तो ऐसे रहेंगे। इसके अलावा आपको पता है कि 4 3 जा कितना होता है 12 और 12 5 जा कितना होता है 60। तो इस हिसाब से 60 जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 60 जो है आपको तीसरे ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। इसके साथ साथ एक तो आपका इस टाइप का क्वेश्चन आता है, एक आपसे इस टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको LCM और HCF इन संख्याओं के निकालने हैं और आपको बताना है कि इनका योग या फिर डिफरेंस क्या होगा। तो LCM अगर मैं यहाँ पे निकालूँ इन नंबर्स का, तो देखिए, LCM निकालने के लिए मुझे 12, 15 और 45 यानी कि 45 को इस तरीके से लिखना होगा। तो देखिए, सबसे पहले 2 की टेबल में ये 6 बार में जाता है, बाकी दोनों नंबर 2 की टेबल में नहीं जाते, तो हम इसे ऐसे एज इट इज रहने देंगे। 2 की टेबल में 6 अभी भी जाता है 3 टाइम्स, तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब आगे अगर मैं देखूँ तो इनमें से कोई भी नंबर 2 की टेबल से नहीं जाता, ये 3 की टेबल से जाते हैं। 3 की टेबल से ये 1 बार में, ये 5 बार में और ये 15 बार में। अब देखिए, एक तो पहले से एलिमिनेट हो गया है, 5 की टेबल से जाता है, पर 15 अभी भी 3 की टेबल से जाता है, वो भी 5 बार में। तो मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। और ये जो बचे हुए नंबर हैं दोनों 5 की टेबल से जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इन सबको मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, इस तरीके से मल्टीप्लाई करते करते जो LCM आएगा, LCM कितना आ जाएगा आपका 180। आई होप यहाँ तक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अब अगर इसी क्वेश्चन का मैं HCF निकालूं तो HCF निकालने के लिए आपको बड़े नंबर को अंदर, छोटे नंबर को बाहर लेना होता है और 2 का पेयर हम उठाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो ये आपका इस तरीके से एक बार में जाके 3 आ जाएगा। अगर ये जो रिमाइंडर है इस नंबर से छोटा आता है तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे दोबारा एक और बार डिवाइड का साइन यहाँ पे बनाओगे और यहाँ पर इस 12 को हम इस तरीके से लिख देंगे। तो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। तो लास्ट टाइम आपने जिससे डिवाइड किया होगा उससे आप क्या करोगे, उससे जो बचा हुआ नंबर है उसको भी डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ पर अगर मैं इसे डिवाइड करती हूँ तो ये पूरी तरीके से आपका कट जाएगा। तो देखिए, ये तीनों नंबर आपका फाइनली किससे डिवाइड हुए, तो आप कहेंगे फाइनली ये 3 से डिवाइड हुए। तो HCF कितना आ गया, HCF आपका आ गया 3। तो आपको इस क्वेश्चन में करना क्या था, LCM और HCF का सम यानी कि इनका योग निकालना है। LCM कितना है आपका 180 और HCF कितना है 3, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 183 जो है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि आपको पहले ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है। आई गेस ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा।
अब देखिए, अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगले क्वेश्चन में भी निकालना तो आपको एलसीएम और एचसीएफ ही है, और इनको आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है, भाग कर देना है। तो यहाँ पर आप एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इन नंबर्स का यहाँ पे निकालूं तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं, ये तीनों नंबर 2 की टेबल से आप करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25, यहाँ पे आ जाएगा 30, और 2 की टेबल से अगर मैं फर्दर इसे यहाँ पे करती हूँ तो 25 तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा 15। अब 2 की टेबल से 10 आपका 5 बार में 25 और 15 यहाँ पे आ जाता है। तो देखिए, आप क्या कर सकते हैं, 3 की टेबल से अगर आप इसे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5। तो ये आपका 5 की टेबल से जाएगा, तो 5 की टेबल से यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक आएगा 1, यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे आएगा 1। तो फाइनली आपका ये 5 की टेबल से पूरे नंबर चले जाएंगे। आपको करना क्या है, आपको ये जो 3 बार 2 दे रखा है, 1 बार 3 और 2 बार 5, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो एलसीएम आएगा वो 600 आएगा। और एचसीएफ अगर आप इनका निकालते हैं तो एचसीएफ कैसे हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे 50 अंदर रख के 40 बाहर रख के, तो एक बार में तो यहाँ पे आ जाएगा 40 और यहाँ पे बचेगा 10। तो यहाँ पर आप इसे 40 को रखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 बार में पूरा कट गया। लास्ट टाइम किससे डिवाइड हुआ, लास्ट टाइम में 10 से डिवाइड हुआ, तो यहाँ पे आप 60 को रखेंगे जो कि तीसरा नंबर है। 60 को अगर इसे डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कट गया। तो फाइनली किससे डिवाइड हो रहे हैं, ये 10 से डिवाइड हो रहे हैं। तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 600, एचसीएफ कितना आ गया 10, इसे आप कैंसिल करेंगे तो 60 जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो कि आपको पहले ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है। इसके साथ साथ अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँ तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको ए और बी जो है आपको दो अलग अलग नंबर दे रखे हैं, इनका आपको एलसीएम और एचसीएफ निकाल के डिवाइड करना है। अभी 2 से 3 क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे लिखा हुआ है, अरेंजमेंट क्वेश्चन नंबर का आगे पीछे है, अभी क्वेश्चन नंबर 7 नहीं चल रहा, काफ़ी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 मेंशन करके आप बताइएगा कि इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर होगा। अब मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि जो आपके चक्रवर्ती ब्याज होता है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेके आई हूँ। इस क्वेश्चन से आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो हैं यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। और देखिए, इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीका है। एक तो आप यहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट का नॉलेज है, एक या तो आप इसके फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो देखिए, फॉर्मूले से कैलकुलेशन जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए मैं आपके साथ इसका कॉन्सेप्ट जो है ये शेयर करने वाली हूँ, जो कि हम साथ में देखेंगे। और कॉन्सेप्ट बोलता है कि आपको सबसे पहले देखना है कि यहाँ पर कितनी दर से, यानी कि कितने रेट से यहाँ पे ब्याज दिया जा रहा है। तो देखिए, 10% अगर ये दिया जा रहा है तो यहाँ पर मैं 10% को 10/100 लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/10 के हिसाब से ब्याज दिया जा रहा है। और कितने साल के लिए दिया जा रहा है, तो आप कहेंगे 2.5 साल। तो देखिए, 2.5 जैसा कुछ नहीं होता, या तो आप पूरा 3 साल निकाल लीजिए, 3 साल में से हम 2.5 साल का देख लेंगे। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, इसकी पावर जो है आपकी कितने साल की है उसके हिसाब से निकालनी है। तो यहाँ पर आपका ये जो आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/1000। अब ये जो आपका फ्रैक्शन है ना, इस फ्रैक्शन में ये जो 1000 है, इसको मान के चलिए कि अगर ये आपका प्रिंसिपल है, तो इस हिसाब से आप इन क्वेश्चंस में अप्रोच जो है वो शुरू करेंगे। तो मैंने प्रिंसिपल कितना ले लिया, प्रिंसिपल मैंने 1000 ले लिया, और इस प्रिंसिपल पे आपका 3 साल तक क्या लग रहा है, ब्याज लग रहा है। और 3 साल तक जो चक्रवर्ती ब्याज होता है, उसकी एक खास बात होती है, इस पे ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो देखिए, इसमें 3 साल तक ब्याज लगेगा, तो 3 साल के लिए मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, 3 साल तक जो ब्याज लगेगा वो 1/10 के हिसाब से दर पे लगेगा, क्योंकि 10% बोल रखा है। तो अगर मैं यहाँ पे 1000 का 1/10 निकाल दूँ तो कितना आ जाएगा, 100 रुपये। यानी कि पहले साल इसे 100 रुपये देने होंगे, दूसरे साल इसे 100 रुपये तो देने हैं ही, साथ ही साथ पहले साल जो 100 रुपये दिए इसका भी 1/10 देना होगा, क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ पे जो चक्रवर्ती ब्याज होता है, इसकी खास बात यही है कि दर के ऊपर दर लगता है। तो यहाँ पे तीसरे साल इसे यहाँ पे 1/10 तो देना ही है, साथ ही साथ पहले साल का भी इसे ब्याज देना है, जो कि आपका कितना आ जाएगा, 10। दूसरे साल का भी ब्याज देना है, जो कि आ जाएगा 10, और दूसरे साल जो ब्याज दिया था इस पर भी ब्याज देना है। तो ब्याज पर ब्याज जो है वो चलता रहता है। तो तीसरे साल इसे इतना सारा ब्याज देना है,
इसी वजह से कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता रहता है। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो ये मैं निकाल रही हूँ, ये मैं पूरे 3 साल का निकाल रही हूँ, यानी कि 3 साल में उसे कितना इसे ब्याज देना पड़ा। बट अगर आप यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे 2.5 साल की बात की गई है और 2 साल तक उसने कितना ब्याज दिया, 2 साल तक, मैं जरा यहाँ पे कलर चेंज कर देती हूँ, 2 साल तक इसने जो ब्याज दिया वो 2 साल तक का ब्याज हुआ ये, यानी कि एक बार 100 रुपये, एक बार 100 रुपये, एक बार 10 रुपये। तो देखिए इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहाँ पर 2 साल तक उसने टोटल कितना ब्याज दिया, 210 ब्याज दिया। तीसरे साल का कुल ब्याज कितना है, तीसरे साल का कुल ब्याज हो गया ये, पर कुल ब्याज आपको लेना नहीं है। ये तीसरे साल का कुल ब्याज कितना है, इन सबको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 121। पर कितने का लेना है, आधे साल का, आधे साल मतलब 6 महीने का, तो 6 से आप इसे भाग कर दीजिए। तो तीसरे साल का जो ब्याज आएगा वो 60.5 के हिसाब से आएगा। इतना आपको क्लियर हो गया, यानी कि 2 साल का पूरा कितना है, 2 साल का पूरा आया आपका 210 और जो तीसरा साल आया उसका 60.5 आया। तो कुल उसे जो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे देना होगा, कुल जो सीपी इसे देना होगा, सीआई देना होगा, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो इसे यहाँ पे देना होगा, वो सबसे पहले जो 210 है 2 साल का और तीसरे साल का इसे 60.5 देना होगा, यानी कि ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 70.5। अब 70.5 नहीं, सॉरी, इनको आप प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 270.5। यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, 270.5। अब देखिए ये आ गया। अब आप कहेंगे इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे, आपको यहाँ सम कितना दे रखा था, इस क्वेश्चन में राशि कितनी दे रखी थी, यहाँ पे 20,000 और आपने प्रिंसिपल कितना माना था, यहाँ पे 1000 माना था। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर जो 1000 है वो 20,000 के बराबर है तो एक कितने के बराबर होगा, आपको ये यूनिटरी मेथड लगाना है। इतना अगर आपने नोट कर लिया तो बहुत बढ़िया। अगर हम आगे बढ़े, प्रिंसिपल हमने कितना माना, प्रिंसिपल हमने यहाँ पे माना 1000, जो कि प्रश्न में कितना दे रखा है, यहाँ पे 20,000 के बराबर दे रखा है। तो एक कितने के बराबर होगा, ये जो 20,000 है इससे अगर हम 1000 को भाग कर देंगे तो प्रिंसिपल एक्चुअल में कितना आ गया, 200 आ गया। और जो मैंने यहाँ पे सीआई निकाला था, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला था, वो कितना यूनिट निकाला था, वो निकाला था 270.5। अगर एक यूनिट 200 के बराबर है तो 270.5 कितने के बराबर होगा, इसे 200 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4, यहाँ पे 5410। तो इस क्वेश्चन का सेकंड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। इस मेथड से जब मैंने इस प्रश्न को हल किया तो इसमें मैंने कोई सूत्र नहीं लगाया और कहीं पर मैं बड़े बड़े कैलकुलेशन में फंसी नहीं। तो आप इस तरीके से इस प्रश्न को यहाँ पे हल कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए अब मैं आपके साथ कुछ और क्वेश्चन और कुछ और कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करूँगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी तक का सेशन आप लोगों को यहाँ पे पसंद आ रहा होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पे बोल रखा है कि एक पॉलीहेड्रन है जिसकी फेस कितनी है 8, जिसका वर्टेक्स कितना है 12 और इसकी एज आपको बतानी है। तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे v प्लस यहाँ पे f प्लस वी माइनस ई इक्वल टू कितना होता है, 2 होता है। तो ये सूत्र अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। f कितना है, f है यहाँ पे 8, v कितना है यहाँ पे 12 और e आपको निकालना है और यहाँ पे कितना दे रखा है, ये 2 दे रखा है। तो आप क्या करिए, इन दोनों को प्लस करिए और 2 जो उधर है उसे इधर ले आइए और e को आप उधर ले जाइए। तो इसे अगर आप हल करेंगे तो e कितना आ जाएगा 18, जो कि आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यह हमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, यह हमें तीसरे ऑप्शन में यहाँ पे मिल रहा है। इसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पे दे रखा है जिसके अंदर ये बोल रखा है कि एक नंबर है जो कि पहले 10% इंक्रीज होता है फिर 10% डिक्रीज होता है, तो वो नंबर क्या है। ऐसे क्वेश्चन के लिए हमेशा आपको एक सूत्र जो है वो याद रखना है और इस सूत्र को हम किस तरीके से यूज करते हैं। ये सूत्र एक्चुअल में क्या होता है, x प्लस वाई, इसके बाद यहाँ पे प्लस x माइनस एक्स वाई बाई 100, ये सूत्र होता है जब कोई भी नंबर आपका सक्सेसिवली चेंज होता है। बट क्योंकि एक नंबर बढ़ रहा है एक नंबर आपका कम हो रहा है तो हम माइनस का साइन भी लगाएंगे। जैसे कि आपको दिख रहा है कि पहला नंबर यहाँ पे 10% इंक्रीज हो रहा है तो +10, दूसरा नंबर आपका 10% कम हो रहा है तो -10, इसके बाद माइनस एक्स और y, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में, तो इस हिसाब से इसे आप सॉल्व करेंगे। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो -100/100 आ जाएगा
और 100 से 100 अगर काटेंगे तो -1 आ जाएगा, और -1 जो है हम लोगों को यानी कि डिक्रीज बता रहा है 1% का, जो कि हमें तीसरा ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर में यहाँ पे पूछे गए हैं, जो कि आपको अच्छी तरीके से सॉल्व करके जाना है। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि एक खिलौने का जो विक्रय मूल्य है, जो सेलिंग प्राइस है, वो इतना दे रखा है, और इस खिलौने को बेचने पर जो दुकानदार है उसे 20% का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ होगा। तो इसका कॉस्ट प्राइस यहाँ पे क्या हुआ होगा, ये आपको निकालना है। तो देखिए खिलौने को बेचने पर इसको कितना प्रॉफिट हुआ, 20%। अब देखिए कॉन्सेप्ट से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ पर आप इसमें जो फॉर्मूला है वो भी लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन मैंने कॉन्सेप्ट से सिखाया है, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूले से बता रही हूँ। अगर आपको कभी भी प्रॉफिट परसेंट दे रखा है और सीपी दे रखा है, तो आपके पास जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है एससीपी इक्वल टू एसपी इंटू 100 प्लस 100/100 प्लस प्रॉफिट। बस आपके पास जो जो चीज़ें हैं वो लगा दीजिए, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए सीपी कितना है, यहाँ पे 1020 दे रखा है, और यहाँ पे सॉरी एसपी कितना है, 1020 दे रखा है, 100/100, और प्रॉफिट कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। तो इस हिसाब से यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका यहाँ 1020, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 बटे यहाँ पे क्या आ जाएगा 120। तो आप अगर इसे सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 10 से 10 कटा, और इसे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कंप्लीट कैलकुलेशन के बाद आपका आंसर आ जाएगा 850, जो कि हम लोगों को यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। तो देखिए इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट या फॉर्मूले याद करके इन क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं अपने एग्जाम्स में। अब देखिए एक और क्वेश्चन हम लोगों को दे रखा है, जिसमें बोल रखा है कि यहाँ पे एक जो हेक्सागोनल पिरामिड है ये आपको दे रखा है। अब हेक्सागोनल पिरामिड के आपको फेसेस और वर्टेक्स और एज जो है वो पता होने चाहिए। तो देखिए हेक्सागोनल पिरामिड जो हेक्सागन शेप का दिखता है, जिसके 6 साइड होती हैं, अगर हम इसके फेस, एज और वर्टेक्स की बात करें तो इसका जो फेस होता है वे होता है आपका 7। इसके अलावा जो वर्टेक्स होता है वे भी आपका 7 होता है, पर इसका जो एज होता है वे होता है 12। तो यहाँ पर आपको इसकी नॉलेज होगी तो इस क्वेश्चन को आप हल कर पाएंगे। अब यहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें तो यहाँ पे बोल रखा है 2 × f। 2 × f मतलब 2 × 7, प्लस अगर हम यहाँ पे 7 करें -12 करें तो ये कितना आना चाहिए, ये 8 आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 14 + 7 और -12। तो देखिए 14 और 7 को अगर हम जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा। 21 में से अगर मैं 12 माइनस करती हूँ तो 8 के बराबर नहीं होगा। तो ऐसे आपको देखना है सारी जगह वैल्यू पुट करके कि कौन सा यहाँ पे सही आंसर है। अब देखिए अगर मैं अगले ऑप्शन की तरफ जाऊँ तो देखिए अगले ऑप्शन में हम लोगों को यहाँ पे दे रखा है 2f + v जो है वो 9 के बराबर है। तो इसको ज़रा यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो 2 × f कितना है, 7 है, v कितना है आपका 7, और माइनस e कितना है 12 दे रखा है। तो 14 + 7, इसके बाद आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, -12। तो आप अगर 14 और 7 को प्लस करेंगे तो 21 - 12, 21 - 12 जो होता है 8 के बराबर होता है। इस हिसाब से यहाँ पे सॉरी 9 के बराबर होता है। इस हिसाब से यहाँ पे हम लोगों को जो सेकेंड ऑप्शन है ये करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें आपको जो दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर आया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पे एक पेंटागनल पिरामिड दे रखा है। अब देखिए आप कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा, कुछ ही यहाँ पे फिक्स आपके पिरामिड है, जैसे हेक्सागोनल पिरामिड, पेंटागनल पिरामिड, ऑक्टागोनल पिरामिड। इनके फेसेस वगैरह अगर आप एक लिस्ट बना के याद कर लें तो आप ऐसे क्वेश्चन ईजिली कर पाएंगे। इस क्वेश्चन में मैं आप लोगों को यहाँ पे फेस बता देती हूँ। फेस इसमें होते हैं 7, वर्टेक्स इसमें होते हैं यहाँ पे हम लोगों के 10, और एज होते हैं यहाँ पे 15। तो इस हिसाब से आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो है सेटिस्फाई करेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका एक तरीके से होमवर्क क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग यहाँ पे डील करोगे और इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे। अब देखिए एक और क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट से आपका पूछा गया है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर जो आप मैंने अभी आपके साथ जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से भी डिस्कस कर सकते हैं। तो देखिए फॉर्मूले से जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपको इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल जो है ये ज्ञात करना है, और इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको जो अमाउंट है वो दे रखा है। तो अमाउंट का जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है P, इसके बाद 1 +
r/100 और यहाँ पे पावर होती है इसके टाइम की। तो देखिए टाइम यहाँ पे क्या दे रखा है, टाइम आपको टुकड़ों में लेना है, यानी कि यहाँ पे 2.5 घंटे दे रखा है, 2.5 साल दे रखा है। 2.5 साल में आप क्या करोगे, इसे 2 साल का निकालोगे, फिर आप आधे साल का निकालोगे, तो अमाउंट कितना है, अमाउंट यहाँ पर हम लोग इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिए जिस मेथड से आप कंफर्टेबल हो उस मेथड से उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। जो प्रिंसिपल है उसको x लेने को यहाँ पे बोल रखा है, उसके बाद जो हम यहाँ पे ये रेशियो लेंगे टाइम का, वो हम यहाँ पे पहले 2 साल का अलग लेंगे, इसके बाद इसके रेट के दर को आधा कर देंगे, क्योंकि हमें आधे साल का चाहिए तो ये रेट का दर आधा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये ले लिया। अब देखिए जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपको इतना यहाँ पे पता होगा कि आपको यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम लेने से पहले इनको आप काट लीजिए। तो यहाँ पर जो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 10 वन ज़ा 10, 10 प्लस 1 11 आ जाएगा, 11/10, और यहाँ पे आ जाएगा आपका पावर 2। और इसे अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको पता है कि 1/20 में आपका कट जाएगा, और 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, 20 प्लस 1 21/20। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कैलकुलेशन इतनी आ जाएगी। तो देखिए जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि इस मेथड में आपका कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर आप इसे शिफ्ट करके कैलकुलेट करके अगर आप निकालते हैं तो ये समथिंग आपका 14,000 के आसपास आ जाएगा, 14,500 के आसपास आएगा, जो कि आपको यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर 2 में पूछे जाते हैं। आई होप आप अभी तक का जो सेशन है ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करें। अब देखिए यहाँ पे हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि जो आपका यहाँ पे त्रिभुज होता है, इसके क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन पूछ रखा है, जिसमें ये बोल रखा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर, ये यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर जो है जिसके साइड जो है x दे रखी है, वो आपका डबल है किससे, एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ बेस x। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर निकालें, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इनटू साइड। तो साइड इनटू साइड हो जाएगा साइड का स्क्वायर। ये जो आपका एरिया ऑफ स्क्वायर है, यानी कि जो वर्ग का क्षेत्रफल है, ये किसके बराबर है, जब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल को डबल कर दो। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे हाफ बेस इनटू हाइट, और हाफ बेस इनटू हाइट को क्या बोल रखा है, डबल कर दो, इसको दुगना कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और इसके बाद जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 2 से 2 तो कटेगा कटेगा, साथ ही साथ इसका बेस कितना दे रखा है, इसका बेस हमें दे रखा है x, तो x में ले सकती हूँ, तो यहाँ पे x इंटू एच हो जाएगा। एक x से एक x यहाँ पे कट जाएगा, तो जो यहाँ पे ऑल्टीट्यूड होगा ट्राइंगल का, यानी कि हाइट होगी, वो कितनी आएगी ये पूछ रखा है। तो आपको दिख के क्लियर हो गया होगा कि हाइट जो आएगा वो आपका x यूनिट आएगा, जो कि हमें दूसरा ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूं, इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक ट्रेपीजियम यानी कि समलंब दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है ABCD एक ट्रेपीजियम है, जिसमें AD जो है आपका BC के पैरेलल है। तो यहाँ पे मैं AD बना रही हूँ, A मैंने यहाँ लिख लिया और D मैंने यहाँ लिख लिया, और यहाँ पर मैं BC बना रही हूँ, तो B मैं यहाँ पे लिखती हूँ और C मैं यहाँ पे लिखती हूँ। तो इस तरीके से ये आपका बन गया एक समलंब यानी कि ट्रेपीजियम, जिसमें बोल रखा है कि AB जो है ये आपका 5 सेंटीमीटर है, 5 मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। BC जो है ये 11 है, तो 11 हम यहाँ पे लिख देते हैं, और AD जो है वो 7 है, तो 7 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब बोल रखा है कि जो आपका DA है इसको आप रिड्यूस कर रहे हो, इसको आप बढ़ा रहे हो, वो भी कहाँ तक, पॉइंट F तक। तो इसको हम रिड्यूस करते हैं पॉइंट F तक, और आपको यहाँ पे बोल रखा है कि यहाँ पे AF है, AF यानी कि इस पॉइंट को F लिख लीजिए, ये आपका AF है 3 के बराबर। और यहाँ पे बोल रखा है कि अगर आपका ये जो आपका BF है वो DF के परपेंडिकुलर है, तो देखिए BF को पहले जोड़ना तो पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि ये जो BF है वो आपका DF के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री आपका बना रहा है, इसका मतलब ये है। तो आपको इस ट्रेपीजियम का जो क्षेत्रफल है वो निकालना है। तो देखिए ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल निकालने से पहले आपको क्या करना होगा, इनकी साइडों के बारे में आपको पता होना चाहिए, और इनकी साइड के बारे में जानने के लिए पहले इसके हाइट को निकालना जरूरी है। अब आप कहेंगे ये हाइट है, तो देखिए ये हाइट नहीं है, जो परपेंडिकुलर चीज़ें होती हैं वे आपकी हाइट होती हैं। तो आपको ये निकालना है, और इसको निकालने के लिए
आप क्या करेंगे, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल का आप यहाँ पे फॉर्मूला जो होता है वो आप यहाँ पे लगाएंगे। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो ये आपका एक बन गया ट्राइंगल, जो कि आप इस तरीके से इसे देख सकते हैं, जिस हिसाब से यहाँ पे ए बी जो है आपकी लॉन्गेस्ट साइड आ जाएगी और जो परपेंडिकुलर साइड होती है वो छोटी मानी जाती है। तो कभी भी इस वाली साइड को आप लॉन्गेस्ट साइड मत मानिएगा। इस ट्राइंगल को जरा इस नज़रिए से देखिए, और राइट एंगल ट्राइंगल में जो 90 डिग्री होता है वो इस तरीके से बनता है, यानी कि ए बी जो है ये 5 जो है ये लॉन्गेस्ट साइड है। तो यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हुए आपको ये देखना है, लॉन्गेस्ट साइड है 5 का स्क्वायर, और इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा बी एफ का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो देखिए 25 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये माइनस होके 9, और बी एफ का स्क्वायर आप लिख लेंगे तो ये आ जाएगा 16, और 16 जो होता है वो किसका, 16 जो होता है किसका स्क्वायर रूट होता है, तो ये होता है आपका 4 का। तो बेसिकली ये वाली साइड जो है ये आपकी 4 आ गई। अगर ये वाली साइड आपकी 4 आ गई तो हाइट आपको पता चल गया इस ट्रेपीजियम का। तो हाइट पता चल गया तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे हल कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड इसमें क्या क्या है, एक है 7 और एक है 11। अभी आप ट्रेपीजियम को देख लीजिएगा, 7 और 11, और जो हाइट मैंने निकाली वो निकाली 4। तो 2 से 4 ये कट गया। इसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 18, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे 36 जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, जो कि हमें सेकेंड ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। आई गेस ये क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पे दे रखा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड जो है आपको इतना दे रखा है, और रेक्टेंगुलर लॉन जो है वो आपका क्या है, जिसका विड्थ आपका यहाँ पे 5/8 है साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड के, और इनका आपका यहाँ पे क्या बोल रखा है, पैरामीटर जो है दोनों का सेम है, तो एरिया आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि इनमें सबसे पहले आपको क्या दे रखा है। इनमें सबसे पहले आपको एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड दे रखा है। एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड से पहले साइड निकाल लीजिए। अगर एरिया जो है वो आपका यहाँ पे कितना दे रखा है, 256 दे रखा है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर 256 दे रखा है। तो देखिए 256 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो आप कहेंगे 16 का। तो साइड ऑफ जो स्क्वायर है यानी कि वर्ग की भुजा जो है वो 16 आ गई। अब इस क्वेश्चन में एक हिंट दे रखा था, जो आपके रेक्टेंगल की विड्थ है, यानी कि इसकी जो आपकी यहाँ पे चौड़ाई है वो क्या है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल के बारे में क्या बताया था कि 5/8 है यहाँ पे साइड के। तो 5/8 किसका है, साइड का। तो ये हम रेक्टेंगल की विड्थ भी निकाल रहे हैं, तो ये कट के कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो मैंने इतनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे निकाल ली। इसके अलावा अगर साइड ऑफ स्क्वायर जो है, जो वर्ग की आपका जो भुजाएं हैं वो अगर 16 सेंटीमीटर की हैं, तो इसका परिमाप पैरामीटर कितना आ जाएगा, 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड मतलब 4 इंटू 16 कितना होता है, 64 होता है। तो जो जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली थी उस हिसाब से मैंने इतना क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब आगे क्या बोल रखा है कि दोनों का परिमाप जो है वो आपका क्या है, बराबर है। अगर परिमाप जो है वो बराबर है तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर आ जाएगा, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल पैरामीटर ऑफ स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कितना मैंने निकाला, वो मैंने निकाला 64, और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ। तो देखिए यहाँ पर 2 इंटू, यहाँ पर इतना पता है आपको कि विड्थ कितनी थी, विड्थ अभी मैंने निकाली थी 10, और यहाँ पर ये 64 है ही। अब आप चाहें तो इस चीज़ को यहाँ पे काट सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 32, और लेंथ कितना आ जाएगा, लेंथ यहाँ पे इसमें से 10 माइनस कर देंगे 32 में से, तो 22 आ गया। आपको क्वेश्चन में निकालना क्या है, आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन निकालना है, यानी कि क्षेत्रफल निकालना है। एरिया निकालने के लिए आप L इंटू बी करेंगे। L अभी आपने कितना निकाला, 22, और आपने ब्रेथ कितना, विड्थ कितना निकाला था, 10। तो इस हिसाब से इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 220 जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो कि हमें तीसरा ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। इसके अलावा देखिए एक और क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पे दे रखा है, जिसके अंदर हम लोगों को क्या बोल रखा है कि जो आपका यहाँ पे ट्राइंगल है जिसकी साइड जो है आपको इतनी 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 दे रखी है,
और ये आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिसका लेंथ आपको इतना दे रखा है उसके बराबर है। और तो आपको बताना है कि इनका पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा। तो पहले तो आप इनके सूत्रों को आपको यहाँ पे ज्ञान होना चाहिए जो कि आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इस क्वेश्चन में गौर करूँ तो इस क्वेश्चन में मुझे क्या दे रखा है, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है जिसके साइड आपको ये दे रखे, तो यहाँ पे हम इसका सूत्र लगाते हैं। अब इस क्वेश्चन में जो ट्राइंगल दे रखे हैं इसके हमें साइड दे रखी है, अगर आप इसे गौर करेंगे तो ये आपके ट्रिपलेट यहाँ पे बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर ये ट्रिपलेट बनाते हैं तो आपको जो एरिया ये क्या बनाएगा, अगर ये ट्रिपलेट है तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें आपको क्लियर होना चाहिए कि इसका बेस यहाँ पे कितना होगा। इसका बेस यहाँ पे होगा 24, इसकी जो हाइट होगी वो होगी 7 और इसका जो लॉन्गेस्ट साइड होगी वो होगी 25। तो इस तरीके से आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए नॉर्मल जो आपका फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट, आप इसे यहाँ पे लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बेस कितना है, यहाँ पे बेस है आपका 24 और हाइट कितनी है, हाइट है इसकी 7। तो देखिए यहाँ पर आप ये 24 है, सॉरी 25 नहीं है। तो यहाँ पर आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12 और 12 इंटू 7 अगर आप करते हैं तो 84 आ जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, इस क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल और रेक्टेंगल बराबर है। तो देखिए यहाँ पर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाते हैं तो वो कितना आता है, L इंटू बी आता है, ये आपको पता होगा। अब L इंटू बी ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, पर यहाँ पे रेक्टेंगल का सॉरी एरिया आपका L इंटू बी होता है। और यहाँ पे आपने एरिया कितना निकाला है ट्राइंगल का, 84 निकाला। तो 84 किसके बराबर हो जाएगा, L इंटू बी, यानी कि 14 इंटू बी के यहाँ पे बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर ब्रेथ कितना आ जाएगा, यहाँ पे 84 को आप यहाँ पे 14 से डिवाइड कर देंगे। 84 को जब हम यहाँ पे 14 से डिवाइड कर देंगे, और देखिए पेपर में जो आपको नंबर दिए जाते हैं ऐसे नंबर दिए जाते हैं जो ईजिली यहाँ पे कट जाएँ, तो 6 बार में पूरा कट जाएगा। ब्रेथ अगर आपके पास आ गई तो आपके पास ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ये होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे जो लेंथ है वो कितने दे रखी है, वो आपको यहाँ पे 14 दे रखी है और ब्रेथ अभी आपने निकाली 6। तो इसको आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये अगर आप जोड़ते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 20 और इन्हें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 सेंटीमीटर जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, जो कि अच्छी तरीके से आपको प्रैक्टिस करने हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या बोल रखा है कि आपको एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड जो है आपको पहले से दे रखा है, और यहाँ पे बोल रखा है कि कॉस्ट ऑफ फिनिशिंग, यानी कि अगर इसमें आप तार लगाते हो तो ये 5 यहाँ पे रुपए पर मीटर आपका लगता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप एरिया ऑफ यहाँ पे जो आपका स्क्वायर फील्ड है ये आप देख लीजिए, क्षेत्रफल आप यहाँ पे देखेंगे। और देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, आपको एक अप्रोच लेनी है कि एक सर्कल है, तो देखिए इस सर्कल में क्षेत्रफल होता है अंदर का भाग। अगर आप तार लगाते हो तो अंदर थोड़ी लगाते हो, तार तो आप कॉर्नर में लगाते हो। और इस जगह को क्या बोलते हैं, इस जगह को आप अगर अलग फिगर हो तो पैरामीटर, या फिर आप सर्कल के अंदर सरकमफ्रेंस बोलते हैं। यानी कि तार लगाने के लिए जो आप फेंसिंग करोगे इसके लिए सरकमफ्रेंस चाहिए। तो यहाँ पे आप पहले एरिया की मदद से, एरिया ऑफ ट्राइंगल की मदद से रेडियस निकाल लीजिए इस सर्कल का, और रेडियस निकालने के बाद 2 पाई आर में इस फॉर्मूले को लगा के इसका यहाँ पे क्या करें, सरकमफ्रेंस निकाल लीजिए। सरकमफ्रेंस निकाल के जो भी आंसर आएगा उसे आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करती हूँ, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखिए पाई जो है आपका 22/7 आपको लेना है, आर स्क्वायर को आर स्क्वायर रहने दीजिए, और ये कितना है यहाँ पे 100, यहाँ पे 616 दे रखा है। तो देखिए आर स्क्वायर को तो आप आर स्क्वायर रहने देंगे और 616, और ये आपका ऊपर चला जाएगा और 22 आपका नीचे आ जाएगा। तो आपको इतना ये बेसिक कैलकुलेशन यहाँ पे करना पड़ेगा। अब देखिए जब मैं इन वैल्यूज़ को यहाँ पे डिवाइड करूँ तो यहाँ पर ये आपका 28 बार में पूरा कट जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे 28 और ये जो 7 है इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, और 28 और 7 को मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे आ जाएगा 196। अब देखिए आपको ये नॉलेज होनी चाहिए 196 जो है वो आपका किसका, आपका स्क्वायर रूट होता है। यानी कि 196 किस दो नंबर को मल्टीप्लाई करके आता है। अगर आपको ये बेसिक नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर पाएंगे।
लेंगे जो कि 14 को मल्टीप्लाई करके आता है। तो रेडियस इसका कितना आ गया, रेडियस आ गया आपका 14। और जो आप फेंसिंग करते हैं, फेंसिंग जैसे कि मैंने कहा कि कॉर्नर में जो हम तार लगाते हैं उसके लिए सरकमफ्रेंस निकालते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr। 2 इंटू पाई कितना है, पाई है आपका यहाँ पे 22/7 जैसे कि क्वेश्चन में लेने को बोला है। आर यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आर यहाँ पे 14 आप लेंगे क्योंकि आपका आर अभी 14 आया था। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा होता है 4 और 4 को आपको 22 से मल्टीप्लाई करना है तो 88 आ गया। अब देखिए सरकमफ्रेंस आपका 88 आ गया और आपको क्या करना है, इस सरकमफ्रेंस को यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना है। 88 को जब हम यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 440, जो कि हम लोगों को यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दे रखा है। आई गेस ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको, अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को पैरामीटर यानी कि परिमाप यहाँ पे संलग्न कर दे रखा है 90 सेंटीमीटर और जो लेंथ ऑफ ईच नॉन पैरेलल साइड है जो कि आपके ऐसे यहाँ पे असमांतर भुजाएं हैं जैसे कि AD और BC, इसकी लंबाई आपको 17 सेंटीमीटर दे रखी है और इनका क्षेत्रफल दे रखा है 420। तो जो आपकी भुजाओं के बीच में जो आपकी यहाँ पे जो पैरेलल साइड है उनमें आपका डिस्टेंस कितना होगा यानी कि हाइट कितनी होगी ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए एरिया का फॉर्मूला तो आपको पता है कि हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड और इंटू हाइट होता है। तो देखिए एरिया पता है पर आपको पैरेलल साइड का सम तो नहीं पता, तो इस क्वेश्चन में इस चीज़ को निकालना है जिसके लिए आपको पैरामीटर यानी कि परिमाप दे रखा है। तो परिमाप हम यहाँ पे लगाएंगे। पैरामीटर आप अगर देखते हैं तो पैरामीटर कैसे निकलता है, सारी साइड्स को प्लस करके। तो जो पैरेलल साइड्स हैं वो आपको नहीं पता तो उसको आप यहाँ पे A B C D इस तरीके से आपकी जो पैरामीटर होती है उस तरीके से सारी साइड्स को प्लस करके निकलता है। जैसे ABCD मैंने ले लिया। तो देखिए आपको पता है कि A कितना है, A यहाँ पे क्या दे रखा है, A आपको नहीं पता। इसके अलावा B कितना है, B आपका नॉन पैरेलल साइड है 17 है। C आपको पैरेलल साइड नहीं पता, C आपने लिख दिया। D आपको पता है, इस तरीके से लिख दिया। तो इस हिसाब से पैरामीटर कितना दे रखा है, 90 दे रखा है, इसे 90 के बराबर कर दिया। तो A प्लस C कैसे निकलेगा, 90 में से आप यहाँ पे 34 को माइनस करेंगे क्योंकि 17 और 17 को जोड़ के 34 आता है। तो A प्लस C सम ऑफ पैरेलल साइड कितना आ गया, 56 आ गया। यहाँ से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड कितना निकला था, अभी आपके पास 56 निकला था और हाइट आपको निकालना है। अब देखिए यहाँ पे एरिया कितना दे रखा है, एरिया दे रखा है आपको 420 और यहाँ पे हाफ को आप हाफ रहने देंगे, 56 को आप 56 रहने देंगे और हाइट आपको निकालनी है। जिसके लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हाइट निकालने के लिए 420 को आपने ले लिया और 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके 56 नीचे रखा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 15 सेंटीमीटर जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को सॉल्व करना है क्योंकि इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए। ये आप लोग यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन करना और इस क्वेश्चन का आंसर बताना कि इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर होगा। आज के सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।